So transport of electric power. So electric power is expressed, हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ V इंटू आई. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ V इंटू आई. हम अगर हम डीसी ट्रांसमिशन करते हैं, डीसी ट्रांसमिशन होता है तो जस्ट वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं. एसी जब ट्रांसमिशन करते हैं तो हमारा क्या होता है, हम क्या लेते हैं जब एसी ट्रांसमिशन V इंटू आई कंजुगेट करते हैं. और हमने लास्ट क्लास में बताया था कि V इंटू आई कंजुगेट क्यों करते हैं, बिकॉज यू सी हियर लाइक इन एसी, इन डीसी हमारा जो रेजिस्टेंस केवल होता है, हमारा कंपोनेंट ये पैसिव कंपोनेंट रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस के बारे में सर्किट थ्योरी में पढ़े होंगे. So in see here, so you see here, but when in case of DC, when you are transmitting when you are transmitting DC power, DC पे ही अगर काम कर रहे हो तो only resistance comes into play. केवल resistance हमारा सर्किट में प्ले करता है. कैपेसिटेंस का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, इंडक्टेंस का भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है. क्यों कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का इंपॉर्टेंस नहीं होता है? बिकॉज सी कैपेसिटेंस क्या है हमारा, कैपेसिटेंस क्या है, तुमने अगर सर्किट थ्योरी को अगर याद करो तो कैपेसिटेंस में पढ़ा था कि क्या कैपेसिटेंस क्या होता है. ये क्या होता है, एनर्जी डिवाइस. हाँ, एक एनर्जी स्टोरेज, चार्ज स्टोर करता है, चार्ज प्लेट पे काम करता है. तो इसका जो वोल्टेज होता है, यहाँ जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो क्या हम लिख सकते हैं, V इक्वल टू Q इंटू सी. V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, Q बाई सी. Q बाई सी मीन्स Q क्या है, ये Q इज इक्वल टू CV है. Q इज इक्वल टू व्हाट, Q इज व्हाट C इंटू V. Q is what, C into V. Okay, okay. तो C is just like resistance को हम define करते हैं, just like as we are defining resistance as, resistance क्या है, what is resistance, it provides obstacle to the flow of the current. So हम अगर कोई भी मान लो रजिस्टर, कोई भी एलिमेंट, रजिस्टिव एलिमेंट पे अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं V इज इक्वल टू, तो यहाँ पे उसमें प्रोपोर्शनल करंट भी फ्लो होता है, करंट फ्लो होने लगता है. अगर लीनियर रेजिस्टेंस, अगर लीनियर टेम्परेचर चेंज ये सब हमको नहीं कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस अगर हमारा ओमिक है, ओमिक रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है. वोल्टेज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है. एंड इफ व्हेन वी रिमूव दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन, V इज इक्वल टू R इंटू आई, वेयर I ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ये क्या आता है तुम्हारा, दिस इज रेजिस्टेंस. उसी तरह सिमिलरली अगर किसी कैपेसिटर है और उसमें हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं, चार्ज वो स्टोर करता है चार्ज. तो चार्ज कितना फ्लो स्टोर करता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. जितना वोल्टेज अप्लाई करो उतना चार्ज वो होता है. तो हम यहाँ पे देखो Q इज CV, Q इज इक्वल टू CV. ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना वोल्टेज. तो हम ऐसे लिख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो इस टाइप को, इसको इस टाइप से उल्टा तुम लिखो कि अगर वोल्टेज अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज अगर हम अप्लाई कर रहे हैं कैपेसिटर पे, तो जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना चार्ज होगा, उतना चार्ज ये क्या होगा, स्टोर होगा. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. ओके ओके. और यहाँ पे V को हम प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 1/C टू Q. ओके, जस्ट एज सी. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमने देखा हो कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, एक अगर रेजिस्टेंस तुम्हारा सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है. उसी तरह कैपेसिटेंस का सीरीज होगा तो यहाँ रेजिस्टेंस का अगर सीरीज होगा तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का क्या होता है, पैरेलल होता है. और रेजिस्टेंस का जहाँ पैरेलल हो रहा है, पैरेलल, तो यहाँ पे उसी फॉर्मूला, यहाँ कैपेसिटर का फॉर्मूला किस टाइप से रहता है, सीरीज में रहता है. मींस सर ये किस चीज की डेरिवेशन करा रहे हैं हम, तुमने सर्किट थ्योरी में पढ़ा था ना, कैपेसिटर और रजिस्टर, अगर रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया नहीं गया था सर, कुछ नहीं पढ़ाया नहीं गया. ये सर कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं गया सर, बट पढ़ना था ना हमें, तुम्हारे सिलेबस में था. तो व्हेन रेजिस्टेंस को मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो इसका क्या होता है, R इक्विवेलेंट. R इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस R2 प्लस 1 प्लस R3. ये तो रेजिस्टेंस का सर सिंपल फॉर्मूला है. उसी तरह और रेजिस्टेंस को सीरीज में अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R2 प्लस R3. ये R इक्विवेलेंट हुआ, ये R इक्विवेलेंट हुआ. हाँ हुआ, दिस इज द R इक्विवेलेंट. यस सर, यस सर. अब यहाँ पे कैपेसिटर को देखो, कैपेसिटर को अगर सीरीज में तुम कनेक्ट कर रहे हो
कैपेसिटर को इफ यू आर कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज, इफ यू आर कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज, तो इसका कैपेसिटर का इक्विवेलेंट क्या होगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 by C, 1 अपॉन 1 by C1 प्लस 1 by मींस पैरेलल की तरह हो रहा है, रेजिस्टेंस का जैसे पैरेलल हो रहा है, क्योंकि देखो फॉर्मूला में भी इसी टाइप से आया है, 1 by C आया ना, जहां जो V Yes, और sir. Q जिस टाइप से है, V और I जैसे रिलेटेड है, हाँ उसी तरह V और Q रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे R आया तो यहाँ पे 1 by C आया, तो इसी तरह से, इसीलिए क्या हो रहा है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज जस्ट लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज जस्ट लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके, तो ये तो होगा, हम तो यहाँ पे देखो, तो हमारा पॉइंट क्या बताने का मतलब क्या था कि अगर डीसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो तो चार्ज स्टोर होके हो जाएगा, करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट इंस्टेंटेनियसली फ्लो करेगा, इसके बाद करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी कैपेसिटर एक्ट्स लाइक ओपन सर्किट, कैपेसिटर एक्ट्स लाइक अ ओपन सर्किट इन द डीसी नेटवर्क। ओके ओके, जहां भी कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट एट स्टेडी स्टेट ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और इंडक्टर किस टाइप से बिहेव करेगा, इंडक्टर हमारा इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह भी बिहेव करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह, जब तक इसमें अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नो चेंज ऑफ फ्लक्स देन देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस, बिकॉज यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है VL को क्या हम लिख सकते हैं, L di by dt, हाँ, और डी आई बाई डी टी किसकी वजह से आ रहा है, फ्लक्स की चेंज की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन करंट जब नहीं होगा, यानी कांस्टेंट करंट अगर फ्लो होगा, यहाँ पे अगर डीसी करंट फ्लो होगा, तो डी आई बाई डी टी की तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर हमारा करंट 0 हो जाएगा तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, 0, यानी इट विल बी एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो डीसी के केस में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कोई वैल्यू नहीं है। डीसी के केस में जस्ट व्हाट वी कैन डू, इंडक्टेंस को हम शॉर्ट सर्किट एक वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और कैपेसिटेंस को हम कैसा ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए जस्ट यस सर, मैं एक चीज पूछ रहा था सर, जो आप ये पढ़ा रहे हैं, तो जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, तो सर ये टॉपिक हमें किस कंटेंट में मिलेगा सर, ये टॉपिक किस चैप्टर में? क्योंकि सर इस बुक में तो अलग अलग चैप्टर के नाम दे रखे हैं, जैसे सप्लाई सिस्टम, मैकेनिकल डिजाइनिंग, ये सब। तो अपना ध्यान मत दो, उस पे अपना ध्यान मत दो कि किस चैप्टर में मिलेगा। मेरा क्लास को यहाँ पे अच्छा से सुनो, हम चैप्टर और बुक्स, एक बुक से हम नहीं पढ़ा रहे, ठीक है? तो सर हमें भी कुछ फॉलो करना होगा ना सर फिर? हाँ, वही हम बोल रहे हैं, सुनो, ध्यान से सुनो, तुमको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, तो ये टॉपिक समझने के लिए तुमको जो जो कॉन्सेप्ट का जरूरत होगा हम वो देंगे, चाहे XYZ बुक में मिले। समझ में आ रहा है? मे बी सर्किट थ्योरी का अगर तुमको कॉन्सेप्ट का जरूरत होगा, वो हम सर्किट थ्योरी हम पढ़ाएंगे। तो ये सब जो चीज अभी हमने पढ़ाई, ये सर्किट थ्योरी के बुक में है। सर एक चीज सुनिए, तो सर जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ दे दीजिएगा सर, क्योंकि ऑब्वियसली सारा दे रहे हैं ना पीडीएफ, जैसे और रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं। आई एम प्रोवाइडिंग यू द रिकॉर्डिंग एज वेल एज पीडीएफ। ओके सर। Awesome sir, fabulous. जी सर। Okay, everything is provided. See, I have also given you the PDF also already. ये PDF जो हम पढ़ा रहे हैं ये तुमको दिया जा चुका है, and all the recordings. सर इंडक्टिव फॉर्म में सर जो L by D by dt होता है, तो इंडक्टिव के फॉर्म में वो होता है ना, अगर just let me explain. तो ये जो वोल्टेज, अगर इंडक्टर है, इंडक्टर पे अगर करंट चेंज नहीं होगा, इंडक्टिव कोई भी इंडक्टिव लोड है, अगर करंट अगर हमारा चेंज नहीं हो रहा है, इंडक्टर है, तो उसका क्या होगा, उसमें कोई वोल्टेज ही नहीं इंड्यूस हो रहा है, कोई वोल्टेज नहीं, तो उसको कैसा ट्रीट करोगे तुम? उसको ट्रीट करोगे तुम जस्ट एक शॉर्ट सर्किट की तरह, एक वायर की तरह ट्रीट करोगे। ओके, तो इसलिए हम बोल रहे हैं, हम क्या, मेरा बोलने का, इन सब का बोलने का मकसद क्या था, व्हाट वाज माय एम, कि ये सर्किट थ्योरी के ये सब कुछ चीजों को हमने लाया, बिकॉज ट्रांसमिशन लाइन में तुम जब एसी ट्रांसमिशन करोगे, डीसी ट्रांसमिशन करोगे, तो तुमको कोई झंझट नहीं है, बस ट्रांसमिशन लाइन को एक रेजिस्टेंस की तरह हम ट्रीट करेंगे, और ड्रॉप जो होगा वो कैसा ड्रॉप होगा, I इंटू R का ड्रॉप होगा, जो करंट फ्लो कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन से, करंट फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, क्योंकि सभी कंडक्टर पे रेजिस्टेंस होता ही होता है, कॉपर का है या एल्युमिनियम का है तो उसमें भी रेजिस्टेंस होगा, सुपर कंडक्टर तो होगा नहीं, तो इसलिए वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो अगर हम केवल डीसी ट्रांसमिशन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन से, पावर का डीसी वोल्टेज अगर हमारा जो टाइम वेरिंग नहीं होता, डीसी प्रोड्यूस होता, करंट हमारा डीसी होता, तो हम ये सब झंझट नहीं था, ये सब हम कुछ नहीं, बस रेजिस्टेंस की तरह हम ट्रीट करते हैं। और
और बहुत सिंप्लीफाइड कैलकुलेशंस होता है। लेकिन हमारा क्या होता है कि वोल्टेज हमारा टाइम वेरिंग है, इसलिए करंट भी हमारा टाइम वेरिंग है। वोल्टेज और करंट हमारा क्या टाइम वेरिंग है। हाँ, टाइम वेरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ यस सर इन डीसी वोल्टेज, सर इन डीसी में सर, तो जब करंट फ्लो होती है उसके थ्रू, तो कुछ तो सर उसमें वोल्टेज सर मतलब लो ड्रॉप होता होगा। हाँ, तो वही बोले I इंटू आर, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप अगर डीसी अगर फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? I जो करंट फ्लो हो रहा है और R रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा। सर एसी में सर जब रेसिस्टेंस होता है तो सर कुछ रेसिस्टेंस है वोल्टेज ड्रॉप कर लेता है, लेकिन आपने बोला कि डीसी वोल्टेज यहाँ पर रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है, वहाँ पे तो उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं नहीं, होता है। रेजिस्टेंस का कहाँ मैंने बोला जीरो हो जाता है? रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता डीसी में रेजिस्टेंस नहीं जीरो होता है। रेजिस्टेंस क्यों जीरो होगा डीसी में? सुपर कंडक्टर होगा तब तो रेजिस्टेंस जीरो होगा ना। इफ इट इज ए सुपर कंडक्टर देन ओनली रेजिस्टेंस कैन बी जीरो, अदरवाइज रेजिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। कंडक्टर क्या होता है सर? सुपर कंडक्टर ऐसा है कि अगर हम मटेरियल को एक सुपर कूलिंग करते हैं तो वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल सर्किट थ्योरी का जब क्लास किया होगा तो पढ़ा होगा मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो जो मटेरियल डाईमैग्नेटिक होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा मर्क्यूरी टेम्परेचर पे कूल करके, मतलब बहुत ज्यादा कूलिंग करके उसको हम क्या कर सकते हैं, सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, सर जो लेकिन आपने अभी डाईमैग्नेटिक मटेरियल होता है। लेकिन सर आपने अभी तीनों बोला में डिफरेंस क्या होता है सर? हाँ यस, तीनों आपने में बोला कि डिफरेंस क्या होता है सर, सर जो आपने बताया अभी? क्या क्या जो क्या पैरामैग्नेटिक, होता है, जो क्या आपने फिर जो से भी बोलो। बताया ना आपने, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, हाँ यस इसमें यस डिफरेंस यस, क्या होता है सर? इसमें तीनों डिफरेंस में क्या होता है डिफरेंस सर, ये एक बार होता बता है, तीनों में डिफरेंस ये होता है। देखो ये सब सर्किट थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, तुम लोगों ने सर्किट थ्योरी नहीं पढ़ा क्या क्लास में? नहीं सर, हाँ, नहीं क्लास ही सर नहीं हुई नहीं सर, एक पढ़ा भी है सर। कुछ नहीं भी तो नहीं पढ़ा बुक्स सर। तो था ना, बुक में तो पढ़ना कुछ चाहिए, पढ़ा नहीं होगा पढ़ा तभी तो है। कुछ पढ़ेंगे। हाँ ना, समझ तो ही ये नहीं आ देखो रहा था सर, बुक से डाईमैग्नेटिक क्या क्या होता पढ़ेंगे। है, मैग्नेटिक फील्ड। कोई मान लो मैग्नेटिक मटेरियल को, मान लो फील्ड है, मैंने बताया था ना फील्ड है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इसमें एक मटेरियल तुमने रखा, इसमें मटेरियल तुमने रखा, तो ये अगर मटेरियल अगर डाई मैग्नेटिक होगा तो अपने अंदर से फील्ड लाइन को पास नहीं करने देगा, अपने अंदर से फील्ड लाइन को पास नहीं करने देगा। सारा का सारा जो फील्ड लाइंस है वो कैसा जाएगा, वो बाहर से पास होगा, ऐसे बाहर से पास होगा इसके फील्ड लाइंस। ओके, फील्ड लाइंस हमारा बाहर से पास होगा, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा, डाई मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। ओके, फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास नहीं होगा, ये होता है डाई मैग्नेटिक सर मटेरियल। मतलब इसका इस बॉडी का रिलक्टेंस हाई होता है सर? इस बॉडी का रिलक्टेंस तुम्हारा जीरो होता है, हाई नहीं होता है। तो जीरो होगा तो सर उसको तो अलाउ कर देना चाहिए सर। हाँ क्या? सर अगर रिलक्टेंस जीरो होगा तो सर तो उसको अलाउ कर नहीं, देना चाहिए। रिलक्टेंस हम नहीं बोल रहे हैं, म्यू जीरो होता है, म्यू म्यू, तो रिलक्टेंस इनफाइनाइट तुम बोल दो। यस सर, तो मतलब सर रिलक्टेंस परमेबिलिटी सर इनफाइनाइट, इसकी हाँ म्यू जीरो हुआ यानी रिलक्टेंस इनफाइनाइट होगा। ओके, तो यस सर। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक, लेकिन फेरो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो पास होगा, उसके अंदर से पास होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से और ज्यादा पास होगा। जैसे आयरन वगैरह हो गया, ये बहुत हाई फेरोमैग्नेटिक, मतलब म्यू बहुत ज्यादा है। तो जैसे कोर है, कोई भी ट्रांसफार्मर का कोर हुआ, मोटर का कोर हुआ, उसका हम कैसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का करते हैं, सो दैट लीकेज जो फ्लक्स है हमारा वो क्या होगा, कम से कम हो, क्योंकि सारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके कोर के अंदर से जाए, बाहर से ना होते हुए जाए, कंस्ट्रेन कर दे, अपने अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कर दे। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मर कोई भी मशीन का अगर हम कोर डिजाइन करते हैं, कोर बनाते हैं, तो वो किससे बनाते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करके बनाते हैं, सो दैट, हाँ सो दैट कि हमारा जो कोर है, जो हमारा जो फ्लक्स है वो बर्बाद ना हो। द फ्लक्स लीकेज फ्लक्स हमारा एम क्या होता है, लीकेज फ्लक्स जीरो, मतलब जीरो करने का एम होता है, इसलिए इतना अच्छा मटेरियल बनाते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम से हम कोर का डिजाइन करते हैं। ओके, अब लेकिन जैसे मान लो मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन जहां बनता है, जो बुलेट ट्रेन वगैरह है, वहां पे यूज किया जाता है डाई मैग्नेटिक मटेरियल का, मतलब ऐसा, तो कि सो दैट इसलिए ऐसा यूज किया जाता है, इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि
क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर से ले जाता है। तो लीनियर इंडक्शन मोटर, तुमने कॉन्सेप्ट है लीनियर इंडक्शन मोटर को सर्च करना जरा गूगल पे और उसके बारे में पढ़ना, तो पता चलेगा कि हम कैसे उसको बनाते कौन सी मोटर सर? हैं। हाँ, लीनियर इंडक्शन मोटर, ठीक है, लीनियर इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो अब छोड़ो, अब हम यहाँ पे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अगर हम हमारा इंडक्टर है तो वो क्या करेगा? इंडक्टर को डीसी में कैपेसिटेंस ओपन सर्किट होगा और इंडक्टर से हमारा शॉर्ट सर्किट होगा। लेकिन जब हम पावर फ्लो करेंगे, किसी भी एसी फ्लो करेंगे, तो कैपेसिटेंस भी काम करेगा, इंडक्टर भी काम करेगा। यानी ट्रांसमिशन लाइन को हम जस्ट केवल रेजिस्टेंस से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उसके पास इंडक्टेंस भी होगा, उसके पास कैपेसिटेंस भी होगा, ओनली बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग वोल्टेज और टाइम वेरिंग करंट की वजह से इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस भी होगा। ओके, सो व्हेन एसी पावर इज ट्रांसमिटेड, देन देयर कम्स द क्वेश्चन ऑफ, देन द पावर हमने लास्ट क्लास में बताया था, V into I conjugate होता है, V into I conjugate। When AC power is there, then V into I conjugate। I conjugate क्यों बता रहे हैं? क्यों? क्योंकि इंडक्टिव जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के पावर जो कंज्यूम करता है, पावर उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। इंडक्टिव पावर रिएक्टिव पावर को पॉजिटिव दिखाने के लिए आई कंजुगेट लिया जाता है पावर का फ्लो। तो यहाँ पे जो पावर होता है वो क्या, एस इक्वल टू क्या होगा? P प्लस जे क्यू, ठीक है। P हमारा एक्टिव पावर हो गया, Q हमारा क्या हो गया? रिएक्टिव पावर हो गया, इंडक्टिव रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये कैसे काम कर, ये कैसे और डिटेल में हम थोड़ा देखते हैं, रुको। ये कैसे काम कर रहा है? देखो, इंडक्टिव पावर क्या कर रहा है हमारा, बेसिकली क्या है, इंडक्टेंस को रिएक्ट, जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आर है, तो उसी तरह जैसे यहाँ पे एस हुआ, वहां पे इस तरह हम इम्पिडेंस हम लिखते हैं। इम्पिडेंस जब एसी के केस में हमारा इम्पिडेंस काम करने लगता है, इसका मतलब इम्पिडेंस क्या है? इम्पिडेंस भी दो क्वांटिटी का सम है, दो क्वांटिटी का है। ये क्या है? रेजिस्टेंस भी है उसमें, प्लस जे एक्स भी है। तो एक्स क्या है? एक्स को हम रिएक्टेंस बोलते हैं। एक्स क्या है? रिएक्टेंस दो टाइप का होता है। क्या रिएक्टेंस बता देना सर, क्या होता है? रिएक्टेंस दो टाइप के होते हैं। रिएक्टेंस दो टाइप के, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर रिएक्टेंस होता क्या है ये पूछ रहे हैं? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और दूसरा क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये तुमने सर्किट थ्योरी का टीचर कौन था? सर प्रशांत सर प्रशांत कुमार सर थे। प्रशांत कुमार उन्होंने कुछ क्लास पूछेंगे हम सर से। सर क्लास तो हुई भी नहीं थी। हाँ, तो कुछ भी जो हुआ था दो दिन हुई होगी। बताया नहीं सर, ये चैप्टर नहीं पढ़ाया सर। एक्सएल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर्किट थ्योरी देखो, हम बता रहे हैं, सुनो। सर्किट थ्योरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। क्यों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? कि सर्किट थ्योरी तुम्हारा बेस है। अगर वो नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर जगह उसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। इवन पावर सिस्टम, मशीन, एनालॉग, तुम्हारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, हर जगह उसी के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो अगर तुमने सर्किट थ्योरी मिस कर दिया है, तो तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है। पर सर्किट थ्योरी अगर तुम अभी फिर से पढ़ो, क्योंकि अगर तुम मान लो कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो सबसे ज्यादा सर्किट थ्योरी का ही क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, और कोई भी कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में सर्किट थ्योरी ही पूछेगा। ओके तो पढ़े सर ये सर्किट थ्योरी। हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं क्लास ले लूंगा, मैं पढ़ा दूंगा। यस सर, Yes, sir, बिल्कुल ले सर, लेना बिल्कुल ले लेना सर। नेकी और पूछ सर आपका सर बहुत बहुत आभार, धन्य हो गए हम तो सर। थैंक यू सो मच सर। एक्सएल थैंक यू सो मच सर। ये देखो इंडक्टिव, तो अब यहाँ पे ध्यान दो। इंडक्टिव होता है और एक होता है तुम्हारा कैपेसिटिव। एक होता है तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक होता है कैपेसिटिव। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है तुम्हारा 1 इज इक्वल टू, हम लिखते हैं ओमेगा इंटू एल। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है तुम्हारा? 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। तो देखो इंडक्टेंस की वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस आ रहा है
और कैपेसिटेंस की वजह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ रहा है। ठीक है, इसका तुम्हारा यूनिट ओम में ही होगा। इसको मतलब ये इसका जो बिहेवियर होगा एक रेजिस्टेंस की तरह होगा, लेकिन ये काम कब करता है, जब सर्किट जब तुम्हारा एसी होता है। एसी मतलब अगर तुमने एसी वोल्टेज या एसी करंट अगर दिया है तभी ये पिक्चर में आता है, नहीं तो ये पिक्चर में नहीं आता है। समझे? तो ये देखो ओमेगा क्या है, ओमेगा इज व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ओमेगा को। हाँ, तो अगर 50 हर्ट्ज है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 100 पाई। अगर 50 हर्ट्ज का हमारा फ्रीक्वेंसी है तो 100 पाई। तो ये देखो ओमेगा एल, ओमेगा अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इंडक्टेंस क्या होगा हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी हमारा ज्यादा है, देखो यहाँ पे देखो, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कैपेसिटिव फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हारा कम है, जीरो है फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हारा जीरो है, सपोज तो फ्रीक्वेंसी जीरो है तो ओमेगा इंटू एल क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो यानी क्या, ओम मतलब कोई किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है ये, इसलिए जीरो मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो, मतलब डीसी सर्किट में ओमेगा एल का कोई वैल्यू नहीं, ओमेगा एल जीरो हो गया तुम्हारा, मतलब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल तुम्हारा वैल्यू ही जीरो हो गया, इसलिए हम इसको जस्ट शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करते हैं। ओमेगा तुम्हारा अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हारा जीरो है तो ये 1/ओमेगा सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी ओपन सर्किट, इसलिए हम अगर तुम्हारा कंट्रोल क्यों ले मांग रहे हो मेरे से, कौन है कंट्रोल मांग रहा है? सर गलती से टैप हुआ था सर, यूज नहीं करना आ रहा है। कुछ करना नहीं, मैंने गलती से दे दिया तो वो कुछ करना मत सर, मैंने कट कर दिया सर। तो ओमेगा 1/ओमेगा सी क्या है, ओमेगा अगर हमारा फ्रीक्वेंसी अगर हमारा जीरो होता है तो 1/ओमेगा सी क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हम कैपेसिटेंस तुम्हारा सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटेंस तुम्हारा डीसी सर्किट में ओपन की तरफ बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करता है। समझ गए? इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्लियर हो गया। ये इसका जस्ट बिहेवियर कैसा होगा, रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेवियर होता है, लेकिन ये पिक्चर में कब आता है, जब तुम्हारा सर्किट एसी होता है तो। ओके ओके तो एक और कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, पावर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, पावर ट्रायंगल और इंपेडेंस ट्रायंगल, इंपेडेंस ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल। ठीक है सर, इम्पीडेंस जो होता है सर वो सम होता है बस दो क्वांटिटी का। सम देखो, हम नहीं बोलेंगे, जेड जो है ये क्यों, बिकॉज जे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो क्वांटिटी को हम दिखा रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। हाँ, आर प्लस जे एक्स को हम इम्पिडेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं बोल रहे कि हम ऐड कर रहे हैं इसको, बिकॉज अगर तुमसे बोला जाए कि 1 किलो आम 1 किलो सेव दोनों को ऐड कर सकते हो, नो यू कैन नॉट ऐड। ठीक है, बिकॉज दोनों अलग अलग क्वांटिटी, तो रेजिस्टेंस एक अलग क्वांटिटी है, रिएक्टेंस एक अलग क्वांटिटी है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम इसको शो करें, कॉम्प्लेक्स अगर हम चार्ट में शो करें तो एक्स एक्सिस हमारा आर होगा और वाई एक्सिस हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस हमारा क्या होगा, एक्स होगा। दोनों अलग है, दोनों अलग अलग चीज है, एक एक्स एक्सिस है तो एक वाई एक्सिस है। ठीक है, एक एक्सिस है तो एक वाई एक्सिस है। हेलो सर। हाँ यस सर, आप जो इम्पिडेंस इक्वल में आर प्लस ये जे एक्स लिखा है, जे क्या शो कर रहा है? जे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोग ने पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जैसे तुम्हारा ये इमेजिनरी है, जे इज क्या है, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, यानी जे क्या है तुम्हारा, स्क्वायर रूट ऑफ -1, बिकॉज इन रियल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ -1, निगेटिव का स्क्वायर रूट का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए अगर निगेटिव के स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दे दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दे दिया। और ये क्या है, जे क्या है, एक इमेजिनरी नाम दे दिया, जैसे आयोटा, मैथ में आयोटा लिखते हैं, आई को यहाँ जे है, ये इमेजिनरी क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसलिए बस नाम दे दिया, इसका कुछ फिजिकल वैल्यू नहीं है,
लेकिन हम रिप्रेजेंटेशन में बहुत काम करता है, और इसको हम इसको बहुत सारे प्रॉब्लम को हम सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसी पे बेस्ड है। देखोगे एसी जब पढ़ो पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यही आएगा हर जगह। तो जे स्क्वायर -1 है, लेकिन इसका कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है। जी सर, जी सर, ओके सर। और मैग्नीट्यूड इसका, अगर हम मैग्नीट्यूड इसका देखो, जे इजिकल टू क्या है, आर प्लस जे एक्स है। मान लो ये जे पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा यहां से यहां तक ये आर है, और यहां से यहां तक क्या है, ये एक्स है। मतलब इसका पॉइंट का कॉमा के, इसका पॉइंट का क्या है, आर कॉमा एक्स पॉइंट है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक ऑरिजिन से, ये क्या है, एक्स जेड। और ये एंगल जो है, मान लो ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, tan ले लो इस ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें tan ले लो, तो tan क्या लोगे, x/r, तो इसको हम थीटा को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x/r, यानी इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, रिएक्टेंस बाय रेजिस्टेंस, तो यहाँ थीटा आ जाएगा। ओके, तो ये सपोज ये हमारा r, ये हमारा r हो गया, ये हमारा r हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, x हुआ, और ये हमारा थीटा एंगल है, तो ये क्या हमारा z है। ओके, और मैग्नीट्यूड ऑफ z को हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें तुम ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाता है। उसी तरह ये जैसे इम्पीडेंस ट्रायंगल है, इम्पीडेंस ट्रायंगल, उसी तरह इसको हम पावर ट्रायंगल बोलते हैं, पावर ट्रायंगल। तो पावर ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे एक्टिव पावर को दिखाते हैं P, यहाँ पे जो बेस है उसको एक्टिव पावर को दिखाते हैं, परपेंडिकुलर उसको रिएक्टिव पावर को दिखाते हैं, और S जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज जो है वो अपरेंट पावर है। और ये सेम जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो थीटा को क्या बोलते हैं हम, पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल। और cos थीटा क्या हो जाता है हमारा, cos थीटा इज इक्वल टू पावर फैक्टर। ओके, गॉट इट। और गॉट इट, उसी तरह हम यहाँ पे भी सेम जैसे तो देखो अगर r को हमको z के टर्म में लिखना है तो r कैन बी रिटन एज z cos थीटा। ओके, उसी तरह सिमिलरली x कैन बी रिटन एज z sin थीटा। ओके, गॉट इट। उसी तरह यहाँ पे भी पावर ट्रायंगल में भी हम क्या कर सकते हैं, S मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं, S का जो मैग्नीट्यूड है उसको वी कैन राइट एज S का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यस सर। और थीटा यहाँ पे भी सेम हो सकता है, यहाँ पे भी थीटा लिख सकते हैं tan इनवर्स Q बाई P। ओके, पावर फैक्टर ही मिलेगा। और P को हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू S cos थीटा and Q is equal to S sin theta. This we can write. Okay, so this you have got clear. पावर ट्रायंगल क्या है, इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, ये बहुत तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। इट विल मतलब so many problem will be solved. This concept is very important, very important. Okay, got it? ठीक है सर। यस सर। ठीक है, तो देखो हमारा हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, हमें इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या है, हम एक्चुअली क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मेगावाट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट से दो पॉइंट पे हम मेगावाट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो और कैसे ट्रांसपोर्ट जब करेंगे तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, करंट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट में हो रहा है। हमारे पास क्या है, तो ये एस हो क्या रहा है, ट्रांसपोर्ट एस हमें चाहिए, तो हमें चाहिए मेगावाट ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन हो क्या रहा है, एस ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एस मीन्स क्या, एपरेंट पावर का देखो हमने बताया था तुमको कल कि एस का जो यूनिट है वो वोल्ट एम्पियर में होता है, पावर का जो यूनिट है वो किस में होता है, वाट में होता है, और क्यू का जो यूनिट है वो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ओके, तो मेगा वाट है तो मेगा वोल्ट एम्पियर, मेगा का मतलब क्या हुआ 10⁻⁶,
तो 2 ways टू इंक्रीज ट्रांसपोर्ट। अगर हम पावर को ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करना है, मतलब हम सेम कॉरिडोर है, हमको इंक्रीज करना है, पावर को इंक्रीज करना है, तो पावर क्या होता है अभी हमने तुमको बताया था V इंटू आई होता है। तो कैसे, आइदर करंट को इंक्रीज करो, हाँ करंट को इंक्रीज करो या वोल्टेज को इंक्रीज करो। तो एक अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा होगा ना इंक्रीज पावर का, हम पी का वैल्यू, एस का वैल्यू हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो करंट को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ? करंट को इंक्रीज करने के लिए क्या, लार्जर क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन हमें देखना पड़ेगा, मतलब मोटा मोटा कंडक्टर यूज करना पड़ेगा। करंट को इंक्रीज करने के लिए मोटा कंडक्टर यूज करना पड़ेगा। क्यों हम सेम कंडक्टर में नहीं यूज करते? क्योंकि रेजिस्टेंस तुम्हारा कम करना होगा ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, आई स्क्वायर आर, पिछले क्लास में बताया था आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ जाएगा, हीटिंग बढ़ जाएगा। तो सेम अमाउंट ऑफ अगर करंट ज्यादा तुम अगर फ्लो कराना चाहते हो तो इतना हीटिंग नहीं होना चाहिए कि सो दैट उसका मेल्टिंग कंडीशन पर पहुंच जाए। ओके, तो दैट्स वाई वी टू इंक्रीज द करंट, अगर हमें इंक्रीज करना है करंट को तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना होगा। रेजिस्टेंस को कैसे डिक्रीज करेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करके, तो यानी बड़ा मोटा मोटा कंडक्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी कैन इंक्रीज द करंट। इंक्रीज वोल्टेज, वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इंसुलेशन हमें ज्यादा लगेगा, इंसुलेशन हमें ज्यादा लगेगा। ठीक है, सर इसलिए तुम वोल्टेज को देखते हो। सर, हाँ बोलो सर वोल्टेज को सर इंसुलेशन से कैसे रिलेट करेंगे? वो तो हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर बोल रहे हैं वोल्टेज तो अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है सर, सर हाँ रिलेट, हाँ बता रहे हैं। अगर वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो तो हमें प्रोटेक्शन के लिए इंसुलेशन हमें देना पड़ेगा, ज्यादा इंसुलेशन अमाउंट पड़ेगा। क्योंकि मान लो केवी वोल्ट में है, तुम देखते हो, तुम खुद देखते हो कि अगर तुम्हारा वोल्टेज अगर बढ़ा रहे हो तो देखो वो इंसुलेशन का लेवल बढ़ जाता है। अगर 1 किलो वोल्ट है तो बोलते हैं ना कि हम हैंड में ग्लव्स पहनना चाहिए, ज्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा हमारा, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा इंसुलेशन का लेवल हमें बढ़ाना पड़ेगा। तुम जैसे देखो, अगर जितना हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन लाइन है, जैसे तुम्हारे कॉलेज के पास से एक ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है 200 kV का, तो देखो डिस्टेंस बढ़ जाता है, उसका कोई इंसुलेशन, उसके वायर पे कोई इंसुलेशन नहीं है, लेकिन इंसुलेशन कहाँ से करना है? इंसान से करना है, जमीन से करना है। हाँ, क्योंकि तुम्हारा ग्राउंड क्या है? जीरो पोटेंशियल पे है। ओके, ग्राउंड हमारा जीरो पोटेंशियल पे है और वायर जो जा रहा है 200 kV पे है, तो उन दोनों के बीच में इतना बड़ा पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाता है। तो कैसे हम कुछ भी करंट लीकेज, करंट ना फ्लो हो, कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे? तो इंसुलेशन लेवल जाए हाई चाहिए। तो इंसुलेशन लेवल वहां पे क्या काम कर रहा है? एयर का जो मीडियम है, तो इसलिए हाइट इंक्रीज करते हैं। जितना भी बड़ा बड़ा हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है उसका हाइट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और सर इसमें सर उसकी ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है अगर हम कोटिंग नहीं करते हैं तो इंसुलेटर की। नहीं, ये कोटिंग कहाँ पे करना? जब ट्रांसमिशन, अब देखो मान लो ट्रांसफार्मर का जो तुम अगर वाइंडिंग देख रहे होगे, वाइंडिंग यूज कर, वाइंडिंग जो होता है उसमें देखो कॉपर का ऊपर में इंसुलेशन का कोटिंग होता है, कॉपर वायर वो होता है, लेकिन उसमें तुम देखते होगे कि उसमें इंसुलेशन कोटिंग लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसा जैसा अगर तुम्हारा वोल्टेज रेटिंग बढ़ाओगे ट्रांसफार्मर का, अगर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेटिंग बढ़ाओगे तो तुम्हारा इंसुलेशन का कोटिंग भी बढ़ते जाएगा। तुम सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर देखो, एक तुम 220 वोल्ट का ट्रांसफार्मर मार्केट से खरीदो और उसका इंसुलेशन रेटिंग देखो, इंसुलेशन लेवल देखो, और एक तुम सब स्टेशन में जाओ उसका इंसुलेशन लेवल देखो, वाइंडिंग का, दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसमें बहुत ज्यादा इंसुलेशन यूज होता है क्योंकि उसका वोल्टेज रेटिंग तुम्हारा ही किलो वोल्ट में होता है। ओके, किलो वोल्ट में होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंसुलेशन का जरूरत है प्रोटेक्शन के लिए, ग्राउंड से प्रोटेक्शन के लिए जीरो, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली। ओके, ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस, सो देयर इज अ ह्यूज insulation is required. Got it? Okay, so when we are transporting power, we have to increase, if you want to increase that amount, increase the transported power, सर percentage of transported power is there. Yes, हेलो सर। yes सर जैसे लिखा रहता है खंबे पे कि 11,000 kV वोल्ट किलोवाट है इसमें, और सर उसमें ट्रांसफार्मर, लेकिन सर वो लगा रखेंगे 33 kV का या 22 kV का। लेकिन सर 11,000 kV बोलो, 11 kV बोलो, 11,000 वोल्ट बोलो या 11 kV? हाँ 11 kV जी सर। सर लेकिन ट्रांसफार्मर तो अलग होता है ना, जैसे उसमें 11 kV लिखा हुआ है और सर 22 kV का ट्रांसफार्मर लगा रखते हैं। 22 kV देखो, 11 kV का लाइन है, इसका मतलब वो हो सकता है कि 33 kV टू 11 kV कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है या स्टेप अप कर रहा है। हाँ, एक वोल्टेज, एक साइड तुम्हारा 11 kV होगा, दूसरा साइड 33 kV हो सकता है।
ओके सर, समझे? तो जी जी जी। टू वेज है हमारा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करने का, दो तरीका है, एक हम एसी तरीका हो सकता है, एक डीसी यूज कर सकते हैं। हाँ, दोनों हम पढ़ेंगे यहाँ पे, दोनों देखेंगे, दोनों में एडवांटेज क्या है, एसी का एडवांटेज क्या है, एसी का डिसएडवांटेज क्या है, डीसी का एडवांटेज क्या है, डीसी का डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है पॉइंट। और तुम लोग को बोला था हमें वॉर ऑफ करंट कि ये एसी में करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट या डीसी में करना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ा लड़ाई हो रखा है। हाँ, उसका मैं वीडियो एक शेयर करूंगा तुम्हारा वो गूगल क्लासरूम में, वो भी देख लेना। वॉर ऑफ करंट्स पे मूवी भी बन चुका है। जी सर, वो निकोला टेस्ला और वो थॉमस एल्वा एडिसन के बीच में। जी सर, वो डीसी चाहते थे और वो एसी चाहते थे, और बाद में कितने जानवरों को ऐसे मार दिया गया कि डीसी ज्यादा खतरनाक है कि एसी ज्यादा खतरनाक है। जी सर, सब मूवी अच्छी है, देखेंगे सर। लिंक भेज देगा आपने मूवी का? मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, मैं नेटफ्लिक्स का लिंक भेज दूंगा। हाँ, ये भी ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज देना। यस सर, या उस पे पोस्ट कर देना। और सब्सक्रिप्शन भी नेटफ्लिक्स का। अरे बस भाई, अब बस भाई, ज्यादा नहीं, बाद में बात होगी, सब पढ़ रही है। Let me drop this. तो एक हम एसी में पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, डीसी में भी पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो एसी और डीसी में ट्रांसमिट करने में दोनों में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो देखो, तो रीजन फॉर एसी जनरेशन और ट्रांसमिशन, रीजन क्या है एसी में जनरेशन का, क्या रीजन है, व्हाई वी जनरेट इन एसी और ट्रांसमिट इन एसी। तो फर्स्ट देखते हैं, ड्यू टू ईज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज हमारे पास देखो अभी ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर इजिली अवेलेबल है। पहले भी क्या था, जब टेस्ला ने जब टेस्ला जीत गया, उस समय टेस्ला का क्या बोलते हैं, विक्ट्री हुआ। तो क्यों हुआ, बिकॉज टेस्ला ने ही ट्रांसफॉर्मर खोज किया। टेस्ला पहला जो ट्रांसफॉर्मर बनाया वो टेस्ला का ही बनाया हुआ है। ओके, तो टेस्ला ने ही तो उस समय वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पे हम आसानी से ट्रांसफॉर्मर के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए एसी में ट्रांसफॉर्म करना मतलब लो वोल्टेज पे मान लो प्रोड्यूस करो, हाई वोल्टेज पे ट्रांसफॉर्मर करो, और फिर लो वोल्टेज पे डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ, तो हमारे पास साधन है, वी हैव फैसिलिटी टू ट्रांसफॉर्म वोल्टेज बाय ट्रांसफॉर्मर। अब लेकिन उस समय डीसी में ट्रांसफॉर्म, अब लेकिन आज के सीन में देखो, आज के सीन में हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारा इतना एडवांस हो चुका है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कि अब हम डीसी में भी वोल्टेज लेवल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं थ्रू चॉपर। हाँ, तो इसलिए अब डीसी, इसलिए अब क्या हो रहा है कि डीसी में ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, डीसी इज मोर चीपर। अगर हम बहुत ज्यादा दूर तक हम पावर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो एचवीडीसी लाइन, मतलब बहुत हाई वोल्टेज डीसी में करते हैं, वो ज्यादा चीपर होता है, क्योंकि ना कोई झंझट होता है तुम्हारा एक्टिव रिएक्टिव पावर का, हाँ, ना कोई सिंक्रोनाइजेशन का झंझट होता है। सो बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, we have now converters available which can transform DC voltage level also, but earlier it was not available. It is now only available after a decade. So AC में ease है, we have ease of transformation of voltage level through collector cage motors. Alternating current is universally utilized, हर जगह यूटिलाइज होता है, both for generation and loads and hence transmission. तो हम अभी जो केस अभी जो चल रहा है, अभी जो सिनेरियो है, तो हर जगह एसी लोड्स भी एसी में था, तुम्हारा जनरेशन भी एसी में था, इसलिए ट्रांसमिशन भी एसी में हो रहा है। हाँ, और उसका ट्रांसमिशन का लेवल को चेंज करने के, वोल्टेज लेवल चेंज करने के ट्रांसफार्मर भी अवेलेबल है। ओके, थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो सब उसमें जो सिंक्रोनस जनरेटर प्रोड्यूस करते हैं, तो दे गिव आउटपुट 15 to 25 kV, और एसी में आउटपुट मिलता है उनका। और ये बहुत इफिशिएंट मशीन है, ये सब सिंक्रोनस जनरेटर्स आर क्वाइट इफिशिएंट मशीन। तो फिर भी अब अगर मान लो डीसी का भी अगर होता है कि अगर हम डीसी चीपर पड़ता है, डीसी मान लो अब आज के सिनेरियो में जो लोड आ रहा है हमारा एलईडी लोड्स है, तो वो भी डीसी पे काम करता है। ब्रशलेस मोटर्स आ रहे, फैन भी आ रहा है ब्रशलेस मोटर्स वाला,
जो तुम्हारा कम पावर कंज्यूम करता है और डीसी पे चलता है। तो जो मोटर्स जो ब्रशलेस डीसी मोटर्स आने लगे हैं मार्केट में, वो एसी में भी यूज हो सकता है, वो तुम्हारा कंप्रेसर में भी यूज हो सकता है और फैन में भी यूज हो सकता है। तो और उसका इफिशियंसी मोर बहुत ज्यादा है, मतलब 50% कम पावर लेगा वो। तो अब आज का नया सीनैरियो आ रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में, जस्ट अ सेकेंड, हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून, यस, हाँ यस, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, ये देख लो, अभी तो आशीष सर को सबमिट करना होता है, वो शायद आए नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हो गया, अब आएंगे, अब एक दो दिन हो चुकी है, शादी रिसेप्शन हो गया, तो देखो एक दो दिन में आएंगे। हाँ एक बार मृदुल सर से पूछ लो। हाँ तो ये एग्जाम सेल में मृदुल सर होंगे, वहां पे पूछ लो, एग्जाम सेल ओके, ओके। ठीक, ओके। सब कुछ है, सुनना ही पड़ रहा है, हेलो हेलो। जी सर, जी सर, जी सर, है सर। तो हमारा जो अगर मान लो आज के सिनेरियो में हमारा डीसी लोड का संख्या बढ़ गया है, मतलब सारा लोड देखो, तुम्हारा मोबाइल चार्जर हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर, ये सब और अभी हम बोल रहे हैं कि डीसी मोटर्स भी हमारे आ गए, जो डीसी मोटर्स आ गए, हेलो मोटर्स। हाँ तो लोड भी हमारा जो डीसी हो गया वो अब हेलो DC सर, हो गया। हाँ बोलो सर एक बच्चा लॉबी में वेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर लो सर। कर रहा है तो इतना लेट से क्यों आता है वो? हाँ आई डोंट नो सर। अब तो क्लास हम कम खत्म करने वाले हैं, अभी आने का क्या मतलब? तो देखो, तो अब अगर हमारा जनरेशन, फिर भी अगर हमारा जनरेशन जो होगा वो एसी में ही रहेगा, हम डीसी में जनरेशन कभी नहीं करेंगे, बिकॉज एसी मशीन्स लाइक सिंक्रोनस जनरेटर्स आर वेरी वेरी इफिशिएंट मशीन्स, वेरी वेरी इफिशिएंट मशीन्स। हाँ, so that's why AC generation will be always in AC. Maybe transmission may become in DC and distribution also may become DC, but in future also the generation will be always be in AC. हाँ, but when we are doing generation like PV generation, PV से सोलर पीवी यूज करते हैं, फ्यूल सेल यूज करते हैं, ये सब लोकलाइज जनरेशन है। तो पीवी जो है, फोटोवोल्टाइक सेल जो है, वो जनरेशन जो करता है वो क्या है, वो डीसी में ही जनरेट कर रहा है, समझे, डीसी में ही जनरेट कर रहा है। तो अगर ये रिन्यूएबल जनरेशन अगर होने लगता है, इसका क्वांटिटी बढ़ जाता है, तो तुम्हारा जनरेशन अब फिर डीसी में जनरेशन भी डीसी हो जाएगा, फिर हो सकता है कि ट्रांसमिशन भी डीसी हो जाए और लोड भी तुम्हारा डीसी हो जाए। तो ये हो सकता है कि मे बी आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स कुछ सिनेरियो चेंज हो, पावर सिस्टम में बहुत सारा एक रिवोल्यूशनरी चेंज हो। To reach the loads at homes, industry and at required safe levels, ट्रांसफॉर्मर्स स्टेप डाउन। और वहां पे हम जहां पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर से स्टेप डाउन कर लेते हैं और इजीली स्टेप डाउन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर हमारे पास बहुत हाईली इफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर, जिसका इफिशियंसी 97, 98, 99% इफिशियंसी वाले ट्रांसफॉर्मर हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो नाउ कभी पहले हम पढ़ते हैं एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? एसी ट्रांसमिशन सिस्टम बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी जो यूज करते हैं 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज यूज करते हैं, ये स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है। ये स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी किस बेसिस पे चूज किया जाता है, ये हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे। तो इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, करंट 100 टाइम्स चेंज होगा एक सेकंड में। 60 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, 120 टाइम्स क्या डायरेक्शन को चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो एक 100 टाइम्स चेंज कर रहा है, 50 हर्ट्ज में 100 टाइम्स चेंज कर रहा है, 60 हर्ट्ज में 120 टाइम्स एक सेकंड में चेंज कर रहा है। और पावर में पावर क्या फ्लो होगा, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर फ्लो होगा सेम लाइन में, एक ही लाइन में तुम्हारा एक्टिव पावर भी फ्लो हो रहा है और रिएक्टिव पावर भी फ्लो हो रहा है। ओके, और एसी ट्रांसमिशन हम करेंगे 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम ऑलरेडी हम तुमको समझाए थे और ये सर्किट थ्योरी में भी पढ़ना है, उसको भी रिवाइज करोगे। तो 3 फेज सिस्टम में हम ट्रांसमिट कर, मतलब 3 फेज का क्या हुआ, जनरेशन 3 फेज में हो रहा है और ट्रांसमिशन 3 फेज में होगा। क्यों 3 फेज क्या है,
3 फेज तुम्हारा हर एक फेज तुम्हारा क्या है, हर एक फेज ईच फेज तुम्हारा क्या है 120 डिग्री अपार्ट है। तीनों फेज तुम्हारा बैलेंस होगा, तीनों फेज बैलेंस होगा और तीनों फेज तुम्हारा क्या होगा 120 डिग्री अपार्ट होगा, 120 डिग्री के बीच में एंगल होगा। ठीक है, ये 3 फेज सिस्टम है। लाइन वोल्टेज कैन इजीली एंड इकोनॉमिकली बी ट्रांसफॉर्म अप एंड डाउन। और बाय यूजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का यूज करके हम लाइन वोल्टेज को इजीली और इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। अब दूसरा बात, ये हमारा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है जो हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं कंडक्टर, ये इसको बोलते हैं ACSR कंडक्टर, अभी पढ़ेंगे हम ACSR, अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स, इसको बोलते हैं अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स, ACSR कंडक्टर। तो ये देखो ऐसा कंडक्टर हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज AC करंट अब इससे फ्लो कर रहा है, तो AC करंट फ्लो करता है तो करंट जो है AC करंट है वो पूरा कंडक्टर से हो करके नहीं जाता है, कंडक्टर के किनारे किनारे होके जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट यहाँ पे आता है, बिकॉज ऑफ AC करंट होने की वजह से स्किन इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है। तो AC कंडक्टर तो यहाँ पे ऐसा होने से यानी पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया यूज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है AC रेजिस्टेंस बढ़ जाता है DC रेजिस्टेंस। अगर मतलब DC करंट फ्लो कराओगे सेम वायर से और एक बार AC करंट फ्लो कराओगे तो AC के लिए वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है रादर देन DC के लिए। ओके, AC कंडक्टर हैव लार्जर डायमीटर देन एडुकेट DC। तो DC के रिस्पेक्ट में सेम क्वांटिटी ऑफ करंट, अगर सेम रेजिस्टेंस अगर हमें ऑफर कराना है तो हमें उसका ज्यादा डायमीटर का यूज करना होगा, ज्यादा डायमीटर यूज करना होगा। हाँ सर जो अभी कंडक्टर दिख रहा है सर, तो उसमें एयर गैप भी होगी ना सर, एक रेजिस्टेंस को कम करता होगा ना। एयर गैप वो अलग है, हम हॉलो कंडक्टर यूज नहीं करते, हम हॉलो कंडक्टर बोल रहे हैं, हॉलो कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर भी यूज नहीं करते, ऐसा कंडक्टर यूज करते हैं जो जिसमें स्ट्रैंड्स का बना हुआ हो। तुम बोलते हो ना ये एयर गैप है, ये एयर गैप दिखा, हम और उसको और बढ़ाते हैं, वो आगे तुमको समझाएंगे और आगे और क्लास होने दो तो तुम इसको और अच्छा से समझ पाओगे कि ऐसा डायमीटर हम क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्यों ये बीच बीच में जो एयर गैप आ रहा है इसका पता है, बीच बीच में हम और इंसुलेशन भी लगाते हैं सो दैट डायमीटर होता है, अभी तुमको आगे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर बता दीजिए। एक्टिव और रिएक्टिव पावर, देखो एक्टिव पावर क्या है, हमने पिछले क्लास में तुमको एक अगर वीडियो जो है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना। हमने बेसिकली पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है। यस सर। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसी के लिए भी ट्रू है, ये जो फॉर्मूला पावर बेसिकली क्या है, रेट ऑफ वर्क डन, यस सर, dW by dt, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन है। तो रेट ऑफ वर्क डन Q इक्वल टू क्या है, Q है W क्या है, Q इंटू V, वर्क, W क्या है Q इंटू V, तो रेट ऑफ वर्क डन करोगे तो dQ by dt हो जाएगा, वोल्टेज अगर कांस्टेंट है dQ by dt क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो यहां से आया तुम्हारा एक्सप्रेशन V इंटू आई। तो ये फॉर्मूला सभी के लिए ट्रू है, ये फॉर्मूला सभी के लिए ट्रू है, कोई अगर पावर AC हो या DC, करंट AC हो या DC, सभी के लिए ट्रू है ये। और ये हर एक इंस्टेंट में पावर देगा, अगर V का वैल्यू और I का वैल्यू दोगे तो उस पॉइंट में, उस मोमेंट में क्या पावर है ये देगा। लेकिन अगर टाइम वेरिंग वोल्टेज और टाइम वेरिंग करंट है तो तुमको क्या लिख करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पावर टाइम वेरिंग पावर मिलेगा और क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम वेरिंग करंट इंटू टाइम वेरिंग वोल्टेज इंटू टाइम वेरिंग करंट मल्टीप्लाई करना होगा। टाइम वेरिंग वोल्टेज क्या है हमारा, तुम बोलते हैं हम कि साइनसोइडल वोल्टेज हम यूज करते हैं, तो VT क्या है हमारा, VM साइन ओमेगा टी। सर जो टाइम वेरिंग वोल्टेज है सर जो टाइम वेरिंग वोल्टेज करंट है सर वो AC में होगा ना सर, क्या हमें किस में होगा सर, वो सिर्फ AC में होगा ना सर, टाइम वेरिंग वोल्टेज। टाइम वेरिंग का मतलब क्या हुआ, टाइम वेरिंग बहुत हो सकता है, ट्रायंगुलरली वैरी कर सकता है, स्क्वायर के रूप में वैरी कर सकता है, जिगजैग वैरी कर सकता है, लेकिन हम जो यूज करते हैं, हमारा जो मशीन है, मशीन में हमारा जो जनरेट होता है वो साइनोसॉइडल करंट हमें मिलता है, साइनोसॉइडल वोल्टेज मिलता है। समझ में आ रहा है, हमें जो वोल्टेज मिलता है वो कैसा वोल्टेज मिलता है,
साइनोसोइडल वोल्टेज मिलता है, मतलब साइन का वेव फॉर्म है, साइन का वेव फॉर्म, उसका जो वेव फॉर्म होता है वो साइन का वेव फॉर्म होता है। सर रियल पावर और एक्टिव पावर में कोई डिफरेंस होता है? हाँ यस डिफरेंस है, भी बताते हैं। हाँ दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल देते हैं तुमको, तुम जूस लेते होगे, जूस कभी पियोगे, जूस कॉर्नर पे जूस मांगते होगे। यस सर। तो जब जूस मांगते होगे तो उसमें जूस जब भर के देता होगा तो ऊपर में थोड़ा थोड़ा वो होता है, फ्लोट होता है, फ्लोट झाग होता है, और असली जूस फिर नीचे में होता है, यस सर, भरा हुआ होता है। ठीक है, गन्ने के जूस में सर। हाँ जो भी है, होता है गन्ने सर का जूस थोड़ा हो या बहुत। बनाना सेक लो या मिल्क सेक लो, ये लो क्या बोलते हैं, मैंगो सेक लो उसमें, और वो चला कर देगा। वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा झाग जाए। दुकान वाला क्या चाहेगा, दुकान वाला कम से चाहता कम है कि ज्यादा से ज्यादा, लेकिन तुम पैसा कितना का पे कर रहे हो, पूरा का पे कर रहे हो, तुम तो पूरा एक ग्लास का पे कर रहे हो ना, लेकिन तुम्हारे जो पीने लायक है वो क्या है, ये है। हाँ यस सर। तुम्हारे पीने लायक ये है, तो ये है एक्टिव पावर, और जो झाग है वो रिएक्टिव पावर, और जो टोटल है वो क्या है, एस। लेकिन ये मस्ट आएगा जरूर, इसको हटा नहीं सकते हो। जब वो देगा, जब वो पावर देगा जिसमें ढारेगा जूस को, पोर करेगा ये, तो इसमें दोनों आएगा, पी सर भी आएगा, तो क्यू भी आएगा। सर तो रिएक्टिव पावर सर लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है ना? नहीं, लॉसेस को नहीं रिप्रेजेंट करता। लॉस, उससे लॉस नहीं होगा, लॉसेस इसी से होगा, जो भी हीट प्रोड्यूस होगा, पी से ही तुम्हारा हीट प्रोड्यूस होगा और मैकेनिकल एनर्जी होगा। ही रिस्पॉन्सिबल है हीट के लिए भी, मैकेनिकल एनर्जी के लिए। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बिना, क्यू के बिना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा पावर तुम्हारा ट्रांसफर नहीं होगा। तो पावर ट्रांसफर के लिए तुम्हारा ये तो आएगा ही, क्यू होगा ही, क्यू को होना ही है, समझे। और ये मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, इसलिए मोटर जो भी है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत पड़ता है वो क्यू लेता है ज्यादा। समझ में आया। और टोटल क्या है, ठीक है एस, ये टोटल है एस, समझे। ओके ओके, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, टाइम वेरिंग वोल्टेज और टाइम वेरिंग करंट, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मान लो लैगिंग लोड है तुम्हारा, लोड है लैगिंग, तो फाइव एंगल से पीछे हो जाएगा तुम्हारा करंट जो है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे V इंटू आई, तो तुम्हारा जो हमने बताया था कि दो टाइप को, दो एक आएगा कांस्टेंट, एक कंपोनेंट आएगा जो कांस्टेंट V आर एम एस, जो हम कैपिटल V लिख रहे हैं इसका मतलब आर एम एस वैल्यू है, V आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाइव, फाइव बोलो या थीटा, ये पावर फैक्टर एंगल, जो अभी मैंने पावर ट्रायंगल में बताया था, जो पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, ठीक है, पावर फैक्टर एंगल वो ये वाला है। और प्लस आएगा, प्लस आएगा, हेलो, हाँ यस, हाँ हरे कृष्णा माता जी, जस्ट अ सेकंड, ओके ओके, थैंक यू माता जी। At what time? At what time the seminar will be happening? Okay. What date, Mata? What date? Okay. Okay. Just actually, in the 13 and 14 both day I will be traveling. Okay. So I may hear the recordings. I may hear the recordings. Okay. Hare ठीक है। सो ये समझ, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक हमारा आएगा 1, एक आएगा हमारा वी आई कॉस फाइव,
और दूसरा आएगा हमारा एक जो वैरिंग कंपोनेंट होगा, कॉस का टाइम का फंक्शन होगा, वो vi cos 2 ओमेगा टी -5 ये आएगा तुम्हारा। तो ये इसका जो एवरेज वैल्यू अगर हम निकालेंगे, पावर का जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो हमारा vi cos phi आएगा जो रिएक्टिव पावर। इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब क्या है हो रहा है, इसका एवरेज वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है vi जो cos 2 ओमेगा टी फाई जो है, ये जस्ट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। ये सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है, सिस्टम के अंदर नहीं जा रहा, मतलब बस टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। इसका एवरेज पावर मतलब हमें कुछ आउटपुट नहीं दे रहा। हमारा ये जो है कुछ रियल आउटपुट नहीं दे रहा है, ना हीट दे रहा है और नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, लाइन का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। समझ में आया? ये है रिएक्टिव पावर। ओके ओके यस सर। यस सर। ये क्लास खत्म कर लेते सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ओके जाएं सर? यस ओके, यू नाउ यू कैन। 2:30 बजे सब लोग तैयार रहना, एडीसी की क्लास है। कितने बजे सर? 2:30 बजे 2:30 पे। अरे यार नेट खत्म हो गया तो अरे ज्यादा